ओके स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की हम बात करेंगे। बैंकिंग में ही ये आपका टॉपिक है और बड़ी बार इससे क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स, सबसे पहले पता होना चाहिए। इट इज एन एपेक्स। एपेक्स मतलब सुप्रीम, ठीक है, इससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स रेगुलेट्स। तो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, सारे बैंक इसके अंडर रहते हैं, रेगुलेट करता है उनकी फंक्शनिंग को, उनको डायरेक्ट करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, जितना भी बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम कंट्री में है, डिफरेंट कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो अलग अलग है। जैसे आरबीआई जो है, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सेंट्रल बैंक इंडिया का है, ठीक है जी। आरबीआई जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसी तरह इंग्लैंड में भी सेंट्रल बैंक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यूएसए में फेडरल रिजर्व, तो आपने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक जो हैं वो हैं, अलग कंट्री के अलग सेंट्रल बैंक है, उनके नाम मैंने कुछ के यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो अब जब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करता हूँ तो सेंट्रल बैंक को बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो दिए गए हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस जो है वो मेजर फंक्शन जो है मैं यहाँ पे बताऊंगा। जिसमें फर्स्ट पहला फंक्शन जो दिया गया है, फर्स्ट है करेंसी अथॉरिटी। ये आपका पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन बैंकर्स बैंक। थर्ड फंक्शन आपका सेंट्रल बैंक का थर्ड फंक्शन जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट। फोर्थ फंक्शन इसका कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। फिफ्थ मेजर फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये आपका जो है डिफरेंट जो है 5 मेजर फंक्शन, जिसके अंदर सब फंक्शंस भी आएंगे और वन बाय वन इन फंक्शंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन करेंसी अथॉरिटी की बात करें तो जो सेंट्रल बैंक है उसको सोल पावर दिया गया है करेंसी इश्यू करने का। इंडिया में आरबीआई जो है वो एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो जितने भी करेंसी नोट्स हैं उनकी प्रिंटिंग और उनके इशू जो है वो आरबीआई करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स और 1 रुपी नोट को छोड़ के बाकी सारी करेंसी नोट्स जो है वो आरबीआई जो है वो इशू करता है। यानी कि आरबीआई प्रिंट करता है, आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बात आती है कि आरबीआई के पास ऐसी कौन सी, मतलब आरबीआई को ही ये सोल पावर। अब बात आती है कि आरबीआई को ही ये अथॉरिटी क्यों दी गई, क्या एडवांटेजेस हैं ये अथॉरिटी आरबीआई या फिर किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को करेंसी अथॉरिटी की मतलब पावर दिया गया है कि सारी की सारी करेंसी जो है वो नोट्स जो है इशू और डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी जो भी देखरेख है वो आरबीआई ही करेगा। ऑल द करेंसी issued by central bank is its monetary liability। ठीक है, तो जो भी करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक वो उसकी मॉनेटरी लायबिलिटी है। मॉनेटरी लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी एक नोट इशू किया जाएगा दैट मस्ट बी ए बैक्ड बाय एन एसेट ऑफ इक्वल वैल्यू, क्योंकि वो मॉनेटरी अथॉरिटी है, क्योंकि वो मॉनेटरी लायबिलिटी है
सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक को क्या करना है, सेंट्रल बैंक को इस जो भी करेंसी नोट इशू होता है, जो भी रुपीस इशू होते हैं इंडिया के केस में, जो भी नोट्स इशू होते हैं इंडिया के केस में, दैट मस्ट बी बैक्ड बाय एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। तो इक्वल वैल्यू के एसेट भी उसके पीछे होना चाहिए, गोल्ड या फिर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हर एक नोट। तो आपके पास जो 100 रुपीज का नोट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीस ऑफ पेपर ही नहीं है, बल्कि दिस इज बैक्ड बाय गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सम एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये आपकी करेंसी के पीछे, तभी इसी वजह से देयर इज ए कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन करेंसी जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी करेंसी नोट इशू किए गए हैं, एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू इज बैक्ड बाय, दोज नोट्स आर बैक्ड बाय, दैट करेंसी इज बैक्ड बाय एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज वाई किसी भी टाइम पे, तो दैट इज वाई जितनी भी करेंसी है दैट इज अ लायबिलिटी फॉर ए सेंट्रल बैंक। हमारा फंक्शन है वो है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। इतने सारे बैंक कंट्री में है, पूरा बैंकिंग सिस्टम है, तो ये बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो एक बॉडी है वो है सेंट्रल बैंक, इंडिया में आरबीआई। सो सारे इन बैंक्स को कंट्रोल या रेगुलेट या सुपरवाइज जो है वो आरबीआई करता है। तो ये एक आरबीआई का वन ऑफ द मेजर फंक्शन है। दूसरा, आरबीआई आल्सो मेंटेन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन दिस कमर्शियल बैंक्स। Like it is maintained with the like there is a relationship between commercial banks and general public. Similarly, there is a relationship between commercial banks and RBI. तो RBI जिस तरह से कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए बैंकिंग का काम करता है, RBI बाकी बैंक्स के लिए एक बैंकर का काम करता है। इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा कि RBI कौन सी ऐसी चीजें करता है जो कमर्शियल बैंक्स को असिस्ट करता है, लाइक ए बैंकर। सबसे पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन कैश विद आरबीआई। सपोज अगर एक कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपीज हैं, तो आरबीआई ने, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है तो इनको आरबीआई के पास कितना पैसा रखना पड़ेगा, 100 रुपीज आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। इवन दो ये कैश आरबीआई के पास फिजिकली मूव नहीं करती है, हर एक कमर्शियल बैंक का आरबीआई का अकाउंट हर एक कमर्शियल बैंक में मेंटेन करना। कमर्शियल बैंक जो है वो अपने टोटल डिपॉजिट इसमें 1000 रुपीज, इसमें से कुछ परसेंटेज जो भी CRR होगा वो सेपरेटली आरबीआई के लिए रखना पड़ेगा, और आरबीआई की जो अकाउंट है वहां पे, जो कमर्शियल बैंक्स में मेंटेन है, वहां पे क्रेडिट में एंट्री करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को अपनी कैश का कुछ परसेंटेज जो है वो रखने के लिए देता है। दैट इज वाई हम आरबीआई को कह सकते हैं इनके कैश रिजर्व का एक तरह का कस्टोडियन बन जाता है। सेकेंड इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में कमर्शियल बैंक के पास जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब उसको कहीं से भी कोई लोन या एडवांसेस नहीं मिल रहा होता, तो वो आरबीआई के पास आके जो है वो कैश जो है वो आरबीआई के पास आके जो है वो फाइनेंसेस अवेल कर सकता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि जब उसके पास सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, तो वो आरबीआई के पास एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो जाके एडवांसेस ले सकता है, और आरबीआई जो है वो बाय यूजिंग सर्टेन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंटिंग की फॉर्म में जो है इनको जो है वो कैश जो है वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो है एडवांसेस देके। तीसरी चीज जो आरबीआई परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक के लिए, वो करता है
वो करता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन को समझने के लिए हम जो है वो एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एसबीआई एक बैंक है, हमारे पास एक बैंक पीएनबी है, हमारे पास एक बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो बैंक्स हैं, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, है ना। तो ये कस्टमर्स, जब सपोज एसबीआई का एक कस्टमर है, तो एसबीआई के अकाउंट से उसने चेक दिया पीएनबी के किसी कस्टमर को, तो ये चेक लेके, जो पीएनबी वाला है, चेक लेके पीएनबी के पास गया। सपोज ये चेक जो है वो 1000 रुपीज का चेक है, तो पीएनबी क्या जाके एसबीआई में अपना आदमी भेजेगा और चेक का कैश जो है अमाउंट एसबीआई से लेगा बाद में? नहीं, ऐसा नहीं होता। या फिर उस कस्टमर को वेट करवाएगा और बोलेगा कि एसबीआई से मैं जाके पैसा लेके फिर मैं इस कस्टमर को कैश दूंगा, वैसा प्रोसेस नहीं होता है। पीएनबी में जिसका अकाउंट है वो अपने कस्टमर को जो है वो सीधा सीधा जो चेक वो 1000 रुपीज का लाएगा उसको कैश की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब जो है पीएनबी ने आरबीआई से एसबीआई से जो है 1000 रुपीज लेने हैं। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि पीएनबी का चेक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया में गया, ये 2000 का चेक जो है बैंक ऑफ इंडिया में चला गया। अब बैंक ऑफ इंडिया ने तो कस्टमर को दे दिया, ठीक है। अब बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी, बैंक ऑफ इंडिया ने अब जो है वो पंजाब नेशनल बैंक से जो है 2000 रुपीज लेने हैं। सिमिलर बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक जो है वो एसबीआई के पास आया, एसबीआई ने, और ये चेक 1000 रुपीज का है, तो एसबीआई ने 1000 रुपीज उस कस्टमर को दे दिए। अब एसबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया से 1000 रुपीज लेने हैं, पीएनबी ने एसबीआई से 1000 रुपीज लेने हैं, बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपीज पीएनबी से लेने हैं। तो जब इस कैश को सेटल करना होगा, क्लियर करना होगा, इसमें आरबीआई जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्यों? क्योंकि आरबीआई का अकाउंट एसबीआई में भी है, आरबीआई का अकाउंट पीएनबी में भी है, आरबीआई का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में भी है। तो आरबीआई का क्योंकि अकाउंट सारे बैंक्स के पास है, तो इट बिकम्स इजियर फॉर आरबीआई टू क्लियर देयर बैलेंसेस। एक एग्जांपल के तौर पे सपोज एसबीआई जो है, एसबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया से 1000 रुपीज लेने हैं, तो उस केस में बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? बैंक ऑफ इंडिया जो है क्रेडिट कर देगा आरबीआई के अकाउंट में, क्रेडिट करेगा आरबीआई के अकाउंट में कितना? 1000 रुपीज। तो अब आरबीआई के अकाउंट में आ गया, तो यहां से निकल के आरबीआई के अकाउंट में हो गया। यहाँ पे एसबीआई क्या करेगा? डेबिट करेगा आरबीआई के अकाउंट से कितना? 1000 रुपीज डेबिट करेगा, तो इसके पास 1000 रुपीज आ गया, तो कैश को मूव नहीं करना पड़ेगा विद द deposit because of RBI is with Bank of India, and similarly because of RBI is with the SBI, banks cash can be easily settled. This is the clearing house function, and this clearing house function is efficiently done by the RBI because RBI have, because in all other banks, because all other banks have RBI's deposit, ठीक है। क्योंकि सारे बैंक्स के पास आरबीआई का डिपॉजिट है, तो आरबीआई एज ए क्लियरिंग हाउस जो है फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से बैंक्स के लिए कर पाता है। तो ये तीन फंक्शंस हैं, जो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर्स बैंक। सिमिलरली सुपरविजन, आरबीआई देखेगा कि भैया जो बैंकिंग, जो कमर्शियल बैंक है वो ढंग से जो है अपना बैंकिंग फंक्शन जो है प्रॉपरली कर पा रहे हैं, एज पर नॉर्म्स कर पा रहे हैं, कहीं लोगों का पैसा जो है एट रिस्क तो नहीं है। तो ये सब जो सुपरवाइजरी का काम जो है, जो सुपरविजन का काम जो है, वो आरबीआई जो है वो करता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, आरबीआई जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंट्रोल करता है क्रेडिट को और मनी सप्लाई को।
ये फंक्शन समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई और क्रेडिट आपस में किस तरह से लिंक है। देखिए क्रेडिट, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू जो है वो क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस होता है। कमर्शियल बैंक जो है वो इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीपल क्रेडिट जो है वो क्रिएट करते हैं और ये क्रेडिट जनरल पब्लिक के पास जाता है, और जब पब्लिक के पास जो पैसा जाता है दैट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो अगर क्रेडिट इंक्रीज करता है तो दैट मीन्स मनी सप्लाई इंक्रीज करती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट के बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ती है, क्रेडिट के कम होने से, जब क्रेडिट का मार्केट में लोन, क्रेडिट मतलब लोन, लोन के कम होने से मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। क्रेडिट के बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ती है, क्रेडिट के कम होने से मनी सप्लाई कम हो जाती है। और मनी सप्लाई से जो आपकी जो मनी सप्लाई होता है दैट इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइसेस, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होता है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, करेंसी इन हैंड। जब करेंसी इन हैंड पब्लिक के पास बढ़ जाती है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो उनकी परचेजिंग पावर भी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो डिमांड ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से प्राइस लेवल जो होता है वो भी इकोनॉमी में बढ़ जाता है। सिमिलरली जब मनी सप्लाई कम होती है तो परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर कम होती है तो डिमांड भी कम, पैसा हमारे पास कम होगा तो हम कम चीज़ें खरीदेंगे ना, तो जब कम चीज़ें खरीदेंगे तो प्राइस भी क्या होगा, प्राइस लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है, बाय कंट्रोलिंग क्रेडिट और मनी सप्लाई से प्राइसेस पे इंपैक्ट डालता है, प्राइसेस को कंट्रोल करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो वो ऑब्जेक्टिव जो है स्टेबिलिटी वाला भी एक हो सकता है कि आरबीआई जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। किस तरह करता है, बाय कंट्रोलिंग क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। अब ये क्रेडिट को, मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है वो अगर देखना है तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स लूंगा, स्पेशली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आरबीआई किस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज बैंक रेट। बैंक रेट ये वो रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है उस मनी पे जो उसने लेंड किया होता है कमर्शियल बैंक को। तो आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक जो है इस लेंडिंग पे एक डिस्काउंट रेट जो है वो देता है, वो डिस्काउंट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। बट ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो लॉन्ग टर्म के लिए जो डिस्काउंट रेट दिया जाता है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म आपका 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर जो होता है वो आपका बैंक रेट होता है, ठीक है जी। तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है बाय लेंडिंग मनी टू द कमर्शियल बैंक, एंड दैट रेट इज कॉल्ड, दैट डिस्काउंट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। ओके, सो अब बैंक रेट का क्रेडिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखेंगे। जब आरबीआई बैंक रेट बढ़ाता है दैट मीन्स उसने अपने लेंडिंग के चार्जेस बढ़ाए, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, वो जो मनी लेंड करते हैं पब्लिक पे, वो जो मनी लेंड करते हैं कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, वो जो मनी लेंड करते हैं पब्लिक को उस पे भी जो है वो ज्यादा चार्ज करेंगे। सो लेंडिंग रेट चार्ज्ड बाय कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज। तो बैंक रेट बढ़ता है तो लेंडिंग रेट जो कमर्शियल बैंक्स चार्ज करते हैं वो भी जो है वो बढ़ेगा। तो लेंडिंग रेट जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो बढ़ गई, तो उस केस में आपका क्रेडिट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, तो मार्केट में लोन कम जाएगा। सो रिडक्शन इन क्रेडिट सप्लाई, और क्रेडिट सप्लाई में जब रिडक्शन होगी तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, दैट लीड्स टू फॉल इन मनी सप्लाई, ठीक है। सिमिलरली जब बैंक रेट जो है, बैंक रेट कम हो जाएगा, दैट लीड्स टू फॉल इन लेंडिंग
lending rate charged by commercial bank obviously that leads to increase, अभी सस्ता हो गया ना क्रेडिट बोरिंग करने से, that leads to increase in credit supply। ठीक है जी, तो क्रेडिट सप्लाई बढ़ेगा तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज आपका कर जाएगा। क्लियर? इसी तरह दूसरा इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। ये रेट भी वही रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से बाय लेंडिंग, और कमर्शियल बैंक जो है डिस्काउंट रेट जो देता है, वो डिस्काउंट रेट जो होता है वो आपका रेपो रेट होता है। लेकिन एक फर्क है रेपो रेट और बैंक रेट में, वो क्या, वो दिस इज फॉर ओनली फॉर 1 ईयर लेंडिंग, 1 साल तक का जो लोन होगा वही, इसमें सिर्फ 1 साल वाले लोन जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इट इज ए शॉर्ट टर्म रेट। तो ये क्या होगा, ये आपका शॉर्ट टर्म रेट होगा। रेपो रेट इज ए शॉर्ट टर्म रेट। ठीक है, अब रेपो रेट जो है वो किस तरह से, रेपो रेट से आरबीआई जो है वो किस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल करता है, वो करता है जब रेपो रेट बढ़ जाता है, बढ़ा देता है जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली रेट अगर 4% था उसको जब 5% करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन लेंडिंग रेट जो है वो क्या हो जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स अपने लेंडिंग रेट सिमिलर इंपैक्ट पड़ता है। बस ये शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है। ज्यादातर ट्रेंड में जो है रेपो रेट ही है, बैंक रेट को अब ज्यादा यूज नहीं करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से जनरली बोरो नहीं करते। मैंने पहले ही बताया आरबीआई इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ना। तो रेपो रेट जो है दैट विल लीड्स टू इंक्रीज इन लेंडिंग रेट by the commercial bank from the general public, and that leads to loan become expensive, and that results in fall in credit supply, and that results in fall in money supply, and vice versa. If there is a fall in repo rate, what will result in, it will leads to fall in other lending rates charged by commercial bank from the जनरल पब्लिक, वो फॉल करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट सस्ता हो जाएगा और क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से मनी सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज कर। Okay guys, next is your statutory liquidity ratio. SLR is the percentage of net demand and time liability which they have to kept with themselves in the form of a liquidity by rule and by law. ठीक है, by rule by law they have to kept it with themselves. ठीक है, so as to maintain the liquidity with themselves. Question is, what is this net demand and time liability? This is net demand and time liability। जितना भी डिपॉजिट, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट है, चाहे वो टाइम डिपॉजिट से, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट से, चाहे सेविंग डिपॉजिट्स हैं, जितने भी डिपॉजिट्स जो हैं कमर्शियल बैंक के पास जो होंगे वो उनका टोटल डिपॉजिट होगा। सो ये होगा टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। जब इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक के पास कुछ डिपॉजिट ऐसे भी होते हैं जो दूसरे बैंक के होते हैं, इसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। तो जब इसमें से हम इंटर बैंक डिपॉजिट निकाल देते हैं तो हमें ये मिल जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो टोटल डिपॉजिट, और सबसे बड़ी बात की डिपॉजिट इज ए लाइबिलिटी फॉर ए बैंक। वाई? बिकॉज बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। जितने भी डिपॉजिट उन पे इंटरेस्ट, वो डिपॉजिट जो है वो लाइबिलिटीज होती हैं। और बैंक के पास जो लोन बैंक इशू करता है दैट इज बैंक्स एसेट, क्योंकि वहाँ से उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, अर्निंग आती है। ठीक है, सो SLR को किस तरह से यूज किया जाता है बाय द आरबीआई, ताकि वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्रेडिट को कंट्रोल करे। जब SLR को बढ़ाया जाएगा दैट मीन्स मोर परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज टू बी कीप्ड बाय कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ। सो दैट लीड्स टू, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा अपने पास, लोन कम दे पाएंगे तो क्रेडिट की रेटिंग का पावर कम होगी तो लोन कम डिस्पर्स कर पाएंगे। और इसका अपोजिट, जब इसको फॉल करवाएंगे देन क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी जो है वो राइज कर जाएगी, क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो, नॉट विच इज CRR, इट इज ऑल्सो कॉल्ड CRR। इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी कीप्ड बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। अभी क्या, वो देमसेल्व्स, एंड दिस वन इज विद आरबीआई के पास जो रखा जाएगा।
आरबीआई के पास फिजिकली नहीं मूव करता, आरबीआई का अपना अकाउंट होता है। आरबीआई जो है, आरबीआई के अकाउंट में जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्रेडिट कर देते हैं, पेपर्स पे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट। तो आरबीआई की साइड में सपोज अगर 1000 रुपीज़ है तो क्रेडिट कर देंगे, तो टोटल डिपॉजिट आरबीआई का जो होगा, टोटल अकाउंट आरबीआई का होगा, उसमें जो है वो 1000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो फिजिकली कैश मूव नहीं करता, सिंपली अकाउंट्स में एंट्री कर दी जाती है और पैसे को साइड पे रखा जाता है। सीआरआर भी एसएलआर की तरह ही यूज़ किया जाता है। जब सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो आपकी क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी जो होती है कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाती है, क्रेडिट सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि अभी ज़्यादा पैसा जो है अपने पास रखना पड़ रहा है। सीआरआर अगर कम हो जाता है देन क्रेडिट क्रिएटिंग पावर जो है वो इंक्रीज करेगी, क्रेडिट सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। यहाँ लिखा है इट इज बेसिकली मार्जिनल रिक्वायरमेंट marginal requirement is basically is the difference between marginal requirement is the difference between amount of loan and value of a security. Value of a security and amount of loan. Difference between amount of loan and value of the security is called marginal requirement. ठीक है, यानी कि अगर एक आदमी पर्सन ए बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, सपोज उसको 10 लाख लोन चाहिए, ठीक है, और उसके पास सपोज ए पर्सन ए जो है वो लोन के लिए जाता है और उसके पास लैंड, पीस ऑफ लैंड है, उसका वैल्यू जो है वो 10 लाख है, तो ये सिक्योरिटी शो करता है बैंक को। बैंक क्या इसको 10 लाख लोन देगी? नहीं, बैंक कभी भी ऐसा नहीं करती। बैंक जितना वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है उतना ही लोन देगी। लोन डिपेंड करेगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट बैंक का क्या है। अगर बैंक का मार्जिनल रिक्वायरमेंट 10% है तो लोन कितना दिया जाएगा? 10 लाख का 10% माइनस कर दिया जाएगा, डेट मीन्स 9 लाख जो है लोन जो है 9 लाख लोन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, 9 लाख जो है लोन मिलेगा उस इंडिविजुअल ए को बाय द बैंक, क्योंकि मार्जिनल रिक्वायरमेंट 10 है। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20% होगी उस केस में 8 लाख। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट जब कम थी तो लोन ज़्यादा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो लोन जो है बढ़ गया। तो इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट लीड्स टू फॉल इन क्रेडिट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बट ये चीज़ याद रखो, ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज़ ए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये क्वांटिटिवली इफेक्ट नहीं करता, ये स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक होता है। आरबीआई डिसाइड करता है किन सेक्टर्स में कितना मार्जिनल रिक्वायरमेंट होगा, उस डिसीजन के हिसाब से जो है इकोनॉमी में जिस सेक्टर में क्रेडिट ज़्यादा देना है उस सेक्टर में मार्जिनल रिक्वायरमेंट लो रखी जाती है। जहाँ पे क्रेडिट कम सप्लाई करना है, डिस्पर्स करना है, वहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है।